हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है और उसमें क्या क्या थ्योरीज दी गई अलग अलग साइंटिस्ट के जरिए, जिसमें से हमको डिटेल में एक थ्योरी डिस्कस करनी है जो कि है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, जो कि डार्विन ने दी। सबसे पहले हम आइए बात करते हैं दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। इसके पहले हमने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे अर्थ पे लाइफ डेवलप हुई, कैसे पहला सेल डेवलप हुआ। अब जब ये सेल डेवलप हो चुका था, इसके बाद इनमें ये जो लिविंग सेल्स थे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फॉर्म हो रहे थे धीरे धीरे, इनमें इवोल्यूशन आते गया। इसी को हमने बोला ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उस टाइम पे जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई, जो लिविंग थिंग्स डेवलप हुए अर्थ पे, वहां पे उनमें इवोल्यूशन यानी चेंजेस आते गए, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैसे कि इवोल्यूशन ये वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें ई का मतलब होता है फ्रॉम एंड वॉल्वेयर का मतलब होता है टू रोल, जिसको हम कंप्लीटली बोलते हैं द एक्ट ऑफ अनरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ नेचर। नेचर के एक्ट को या लाइफ के उस ओरिजिन को हम अनरोल कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसी को इवोल्यूशन बोला जाता है। अब इवोल्यूशन का अगर डिटेल डेफिनेशन हम देखें तो इवोल्यूशन क्या होता है? स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस आते हैं वो बहुत ही स्लो, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं यानी रिपीटेटिवली होते रहते हैं, और फाइनली कंटिन्यूअस होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। ऐसे चेंजेस आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन में भी लीड करता है, इसीलिए इसको इवोल्यूशन बोला जाता है। दैट इज द स्लो एंड ग्रेजुअल कंटिन्यूअस इरिवर्सिबल चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद हम इनमें कुछ थ्योरीज देखते हैं कि इवोल्यूशन की थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, जिसमें से लेमार्क की थ्योरी हमने 10th में भी पढ़ी हुई है, जिस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि ट्रेड्स जो है वो इनहेरिट होते हैं या एक्वायर्ड होते हैं। हमारे बॉडी में ट्रेड्स डेवलप होते हैं। ट्रेड्स आर एक्वायर्ड ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, चेंजेस इन एनवायरमेंट या फिर नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसका मतलब अगर हम समझे कि हमारे बॉडी में जो भी नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, वो कैरेक्टर किन चीजों की वजह से होते हैं? या तो इंटरनल फोर्सेस, हमारे बॉडी के अंदर कुछ कैरेक्टर डेवलप होते हैं बिकॉज बॉडी नीड्स दैट कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा चेंजेस इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ कोप अप करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए हम अपने बॉडी के कुछ कैरेक्टर को चेंज करते हैं, या एनिमल और ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं टू अडाप्ट टू द एनवायरमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा बर्फीले इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें ज्यादा फर प्रेजेंट होते हैं, बाल बहुत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो ठंडी को जो है वो कम करते हैं, कम टेम्परेचर में उनके बाल उनको इंसुलेशन का काम करते हैं। वहीं पे जो गर्म जगह पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फर जो है, फर यानी उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिससे उनको गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ चेंजेस या बॉडी में हम देखते हैं अडेप्टेशंस डेवलप होते हैं टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट। दैट इज कोई भी कैरेक्टर बॉडी में डेवलप होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, जिसके साथ बॉडी अडाप्ट करना चाहती है, या फिर नीड्स, बॉडी की नीड्स, बॉडी की जरूरत है, जैसे कि खाना बॉडी की एक जरूरत है। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करना बॉडी की एक जरूरत है, उस हिसाब से भी बॉडी अपने कैरेक्टर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो खाने के लिए जैसे हम बोले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में नाखून या दांत बहुत नुकीले होते हैं, जो कि उनको मांस फाड़ने में हेल्प करते हैं अगर वो नॉन वेजिटेरियन है। वैसे ही हम देखते हैं प्रोटेक्शन में बहुत सारे एनिमल्स के पास पॉइजन मटेरियल होता है, या उनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो उनके प्रोटेक्शन में उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि दांत, नाखून और बहुत कुछ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो ऑर्गन के यूज और डिसयूज पे भी हम देख सकते हैं डिपेंड होता है दैट इज इवोल्यूशन। तो कैसे कुछ ऑर्गन्स को हम यूज करते हैं तो वो इवॉल्व होते जाते हैं और ज्यादा बेटर होते जाते हैं विद द नेक्स्ट जनरेशन, और कुछ ऑर्गन्स को हम यूज नहीं करते तो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और वो डिसयूजेबल हो जाते हैं, आगे जाके हम उनको यूज ही नहीं करते और वो ऑर्गन की हमारे बॉडी में जरूरत भी नहीं होती। तो ये होता है दैट इज, ये थ्योरी जो दी थी ये लेमार्क ने दी थी, जो कि हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब इसके बाद ऑगस्ट विजमन, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया।
लेमार्क की ये जो थ्योरी थी, उस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे कि ये थ्योरी ये बोलती थी कि हमारे बॉडी में सारे ही सेल्स में या सारे ही बॉडी में कैरेक्टर जो है वो अडाप्ट होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। विजमन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया माउस के ऊपर, रैट के ऊपर, जिसमें उन्होंने रैट की टेल को काटा बार बार, और इन्होंने 21 जनरेशन तक ऐसा किया। एक जनरेशन के रैट्स की पूरी टेल को काट दिया, नेक्स्ट जनरेशन जो फॉर्म हुई उसमें भी रैट की पूरी टेल को काट दिया, उसके बाद की जनरेशन में भी रैट की टेल को काट दिया। तो ऐसे 21 जनरेशन तक इन्होंने किया, बट उनको कोई भी चेंज नहीं दिखा टेल की शेप में। तो उन्होंने वहां से एक कंक्लूजन निकाला कि कैरेक्टर जो है वो सोमैटिक सेल से ट्रांसफर नहीं होते। सोमैटिक सेल मतलब हमारे बॉडी के सारे सेल एक्सेप्ट जर्म सेल्स, स्पर्म एंड ओवम। तो बॉडी में कैरेक्टर सोमैटिक सेल से ट्रांसफर नहीं होते, या कैरेक्टर या एडाप्टेशन या इवोल्यूशन जो है अगले जनरेशन में जो बेटर कैरेक्टर आते हैं, तो ये वेरिएशन सोमैटिक सेल से नहीं ट्रांसमिट होता है या सोमैटिक सेल से नहीं होता है। वेरिएशन जो है वो जर्म सेल यानी गमिट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, या गमिट्स के थ्रू वेरिएशन आता है। तो उन्होंने वही बोला कि वेरिएशन प्रोड्यूस इन सोमैटिक सेल डज नॉट इनहेरिट। तो सोमैटिक सेल में कुछ भी वेरिएशन अगर आया हमारे बॉडी में, हमारे ये बॉडी के कुछ भी, अगर हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या सोमैटिक सेल में और कोई चेंज आ जाए, तो वो जो चेंज है वो अगले जनरेशन में नहीं जाता, बल्कि कौन सा चेंज अगले जनरेशन में जाता है, जो चेंज हमारे जर्म सेल में आता है। तो जर्म सेल के अंदर वेरिएशन होगा तो वो इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, नॉट द सोमैटिक सेल वेरिएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ये बताया। तो बेसिकली ये कुछ थ्योरीज थी स्टार्टिंग की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने बोला कि जो भी डिसेंडेंट होते हैं, डिसेंड्स विथ मॉडिफिकेशन, उन्होंने बोला कि अगले जनरेशन जो भी अगली जनरेशन आती है वो बेटर कैरेक्टरिस्टिक के साथ आती है, बेटर एडाप्टेशन के साथ आती है। मतलब कभी भी पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन जो है वो बेटर एडाप्टिव होती है और बहुत ज्यादा सिलेक्टेड होती है फॉर द नेचर। तो नेचर के लिए वो अडाप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा काबिल होती है, ये इन्होंने बोला। तो उसी थ्योरी को हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या इसी को हम बोलते हैं डार्विनिज्म। अब डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने एक वर्ल्ड टूर किया उस टाइम पे उन्होंने एक शिप पे जिसका नाम था बीगल शिप, उसमें उन्होंने 1831 से लेके 1836 तक वर्ल्ड को ट्रैवल किया, जिसमें वो अलग अलग आइलैंड्स पे गए, जिनमें से दो खास आइलैंड थे, गैलापागोस और आर्कीपेलागोस। ठीक है, तो इन दो आइलैंड्स पे उन्होंने डाइवर्सिटी देखी, लाइफ देखी, और उसमें से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए, जिसमें उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, और वो बुक उन्होंने 1859 में पब्लिश करी। ये बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये जो उन्होंने बुक उस टाइम पे लिखी, उस बुक में उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स, अपनी थ्योरी, अपने ऑब्जर्वेशन को रखा, जिसमें उन्होंने बोला किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है या डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो यही पोस्टुलेट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या वो मेन पोस्टुलेट्स थे डार्विन्स के, जिसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे ही इवॉल्व होता है या उसमें कोई नई कैरेक्टर डेवलप होता है। जैसे कि डार्विन की थ्योरी के बारे में हमको पता है, डार्विन ये बोलते हैं कि आने वाला हर जनरेशन बेटर होता है देन द पेरेंट जनरेशन। द न्यू जनरेशन विच इज डेवलपिंग इज ऑलवेज बेटर देन द पेरेंट जनरेशन। ठीक है, तो इस थ्योरी में, इस पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट है ओवर प्रोडक्शन या प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर। तो ओवर प्रोडक्शन क्या है, किसी भी एनिमल का टेंडेंसी होता है कि वो अपने पॉपुलेशन से ज्यादा, यानी खुद का नंबर उसका सिंगल होता है, ठीक है, पेयर में डबल होता है, तो इनसे ज्यादा नंबर में ही वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। दैट इज जनरली द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टेंडेंसी ऑफ नेचर, द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। किसी भी एनिमल की टेंडेंसी होती है कि वो अपने नंबर से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे कि डार्विन ने कुछ एनिमल्स की प्रोडिगैलिटी को स्टडी किया, जिसमें मेनली सैल्मन इंक्लूड होता है। सैल्मन एक सीजन में, सैल्मन ये जो फिश होती है, ये एक सीजन में 27 लाख एग प्रोड्यूस करती है। 27 लाख एग, अगर ये सारे के सारे एग फिश में डेवलप होते हैं, तो सोचो कि कितने जल्दी पूरे अर्थ को
कवर अप कर सकती है ये सैल्मन फिशेस ही सिर्फ। लेकिन आगे जाके कुछ और पॉस्टुलेट्स है जिसके वजह से हम देखते हैं कि कैसे सर्वाइवल पॉसिबल होता है। तो सैल्मन जो कि एक सीजन में 27 लाख तक फिशेस प्रोड्यूस कर सकती है, यानी एग ले करती है। इसके अलावा एलिफेंट, अगर एक पेयर ऑफ एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ 750 सालों में 1,90,00,000 नए एलिफेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओनली वन पेयर ऑफ एलिफेंट कैन प्रोड्यूस अप टू 1,90,00,000 ऑफ एलिफेंट्स इन ओनली 750 ईयर्स। बट ऐसा होता क्यों नहीं, वो हम देखते हैं अगले पोस्टुलेट्स में, दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इतने ज्यादा नंबर में कोई भी एनिमल अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, बट उसके लिए जो फूड के रिसोर्सेस है और स्पेस, रहने की जो जगह है, वो तो लिमिटेड ही है। सबके लिए फूड और स्पेस ये एक लिमिटेड अमाउंट में है। तो इतने कम फूड रिसोर्स में, इतने कम स्पेस में इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते, जिसके लिए उनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करना होता है। तो इस स्ट्रगल में जो कामयाब होते हैं वो आगे जिंदा रह पाते हैं, जो कामयाब नहीं होते वो आगे सरवाइव नहीं करते। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जब कछुआ एग ले करता है, ठीक है, समंदर के किनारे रेती के अंदर, ठीक है, तो ऐसे में जब वो एग हैच होते हैं और वो कछुए पानी की तरफ भागते हैं, तो उनमें से बहुत सारे बीच में ही रुक जाते हैं या बीच में ही उनका शिकार हो जाता है, और बहुत ही कम टर्टल्स जो है वो पहुंच पाते हैं अप टू द सी और वो सरवाइव कर जाते हैं। तो ऐसे ही अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सबको सरवाइव करना होता है, स्ट्रगल करना होता है। इसके बाद ये था दूसरा उनका पोस्टुलेट। तीसरा हम बात करते हैं ऑर्गेनिक वेरिएशन। वेरिएशन आते रहते हैं ऑर्गेनिज्म में ड्यू टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशंस इन द बॉडी, या फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जिसमें क्रोमोसोम के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होता है, हमने बोला था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस के वजह से बॉडी में वेरिएशंस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, और यही वेरिएशन एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं फॉर इवोल्यूशन। ये डार्विन ने बोला कि बार बार वेरिएशन आते हैं, और ऐसे कई जनरेशन तक, 10, 100, 500 जनरेशन तक बार बार अगर वेरिएशन आते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा जहाँ पे बॉडी में एक कंप्लीट न्यू कैरेक्टर डेवलप होगा। हो सकता है एक कंप्लीट न्यू स्पीशीज भी डेवलप हो जाए। तो दैट इज रॉ मटेरियल, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमने ओवर प्रोडक्शन या प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर में देखा। तो ऐसे में उनको अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना होता है। तो इनमें हम देखते हैं कुछ जो है वो फिट होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होते हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर डेवलप होते हैं जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, और कुछ जो होते हैं उनमें वो कैरेक्टर कम होते हैं, मतलब उनके पास सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, वो कमजोर होते हैं, फिट नहीं होते। तो ऐसे में जो फिट होते हैं, जिनके पास सर्वाइवल की एबिलिटी होती है, ऐसे को नेचर जो है वो सिलेक्ट करता है, मतलब वो नेचर में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो फिट नहीं है वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, और आगे वो अपना जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसीलिए जो अच्छे फिट कैरेक्टर है वो हमेशा नए जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी अडेप्टेबल कैरेक्टर नए जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, और नॉन अडेप्टेबल कैरेक्टर क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। तो जैसे कि बहुत सारे, अब जैसे शेरों का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, टाइगर्स का। अब ऐसा टाइगर जो बिना नाखून का है, और एक ऐसा टाइगर जिसके पास नाखून है। अब दोनों में से आप ही सोचो कि कौन सर्वाइव करेगा, कौन करेगा, किसके चांसेस बेटर है। डेफिनेटली जिसके पास नाखून है उसको शिकार करने में आसानी होगी, मतलब उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे में ये कैरेक्टर्स जो है वो आगे अगले जनरेशन में जाने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे में ही हम बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन वो होता है जिस ऑर्गेनिज्म में अडेप्टेबल कैरेक्टर होते हैं, वो अगले जनरेशन तक वो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, उसको नेचर जो है वो सिलेक्ट करता है, वो सर्वाइव कर पाता है। और जो फिट नहीं होता वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। हाँ, इसमें नेचुरल सिलेक्शन में 2 एग्जांपल दिए बुक में, जैसे कि जिराफ। जिराफ पहले जमाने में हम देखते हैं कि जिराफ को खाना खाने के लिए जो है वो ऊंची गर्दन चाहिए। आज जिराफ के पास बहुत ऊंची गर्दन है। इसका रीजन क्या है? उस टाइम पे पुराने जमाने में जब जिराफ हुआ करते थे, उनकी गर्दन उतनी ऊंची नहीं होती थी, तो जो जिराफ ज्यादा ऊंचे होते थे वो इजीली अपना फूड जो है वो
जमा कर लेते थे पेड़ों से खा के, और जो ड्वार्फ जिराफ होते थे जिनकी हाइट कम होती थी वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो उस वजह से वो गर्दन का जो कैरेक्टर है या जो हाइट का कैरेक्टर है वो जल्दी जल्दी ट्रांसमिट होते गया अगले जनरेशन में। और आज हम देखते हैं कि जिराफ बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, उनकी गर्दन ज़्यादा लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ट्रांसमिट होते गया और वो अडेप्टेबल हो गया फॉर द नेचर, मतलब उसको नेचर ने सिलेक्ट किया। वैसे ही हम देखते हैं दैट इज नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया है मॉस्किटोज का। जैसे कि मॉस्किटोज को किल करने के लिए DDT इस इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन इस इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन DDT। तो ऐसे में कुछ मॉस्किटोज इसके लिए भी रेजिस्टेंट हो गए, मतलब उन्होंने उसके लिए भी अपने बॉडी में एक रेजिस्टिव पावर जो है वो तैयार कर ली। तो ऐसे में ऐसे मॉस्किटो जो अभी रेजिस्टेंस है DDT के लिए वो इजीली कल्टीवेट होते हैं, वो इजीली हम देखते हैं ग्रो हो रहे हैं। और जो मॉस्किटो रेजिस्टिव नहीं है DDT के लिए उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए मॉस्किटो में भी एक एग्जांपल हम लोग को ऐसा देखने मिलता है, दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके अलावा एक और है ब्लैक कलर्ड मॉथ का, कि ब्लैक कलर्ड मॉथ अभी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं बिकॉज इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आगे स्टडी करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण, ज़्यादा पोल्यूशन के कारण अब जो मॉथ ज़्यादातर डेवलप होते हैं वो ब्लैक कलर मॉथ डेवलप होते हैं, वो भी देखेंगे। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज की बात करते हैं लास्ट में। अब क्योंकि इसमें बोला गया है कि वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एंड फाइनली एक ऐसा टाइम आता है जब एक नए स्पीशीज की ओरिजिन होती है। मतलब एक एनिमल है, समझ लीजिए कोई भी एक एनिमल है जिसमें बार बार वेरिएशन हो रहा है, नए नए कैरेक्टर, नए नए एडवांस डेवलपमेंट होते जा रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, 100 जनरेशन, 200 जनरेशन, 500 जनरेशन। एक टाइम आता है कि वो एक कंप्लीटली अलग ऑर्गेनिज्म दिखने लगता है अपने एंसेस्टर से। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि एक कंप्लीट न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होती है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हॉर्स एंड डोंकी, ये दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं, बट क्योंकि ऐसा उनके इतने ज़्यादा कैरेक्टर मैच करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो दोनों एक ही स्पीशीज से डेवलप हुए होंगे, उनमें इवोल्यूशन हुआ होगा, डाइवर्सिफिकेशन हुआ होगा। वैसे ही हम ह्यूमंस में और एप्स में, मंकीज में भी हमें ऐसा ही कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि हम एक ही एंसेस्टर के अलग अलग स्पीशीज डेवलप हुए। ठीक है, तो ये था डार्विन्स के थ्योरी के बारे में। इसमें हम आगे देखते हैं कि डार्विन्स की थ्योरी के एविडेंसेस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ ये थ्योरी हमें लगता है कि बराबर जा रही है और क्या इसके ड्रॉबैक्स है, क्या थ्योरी में एक्सप्लेन करना रह गया बाय डार्विन्स। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अभी एविडेंसेस एंड ड्रॉबैक्स। तो एविडेंसेस में हमने जैसे कि अभी देखा, जो कि हमने देखा जिराफ जो पहले फॉर्म होते थे वो इतने ज़्यादा हाइटेड और उनकी गर्दन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो हाइटेड जिराफ थे वो आगे अपने कैरेक्टर ट्रांसमिट करते गए, क्योंकि वो नेचुरली सिलेक्टेड थे, मतलब वो सर्वाइव कर पाते थे। तो उस वजह से आज जो है वो जिराफ की नेक जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, जिराफ की हाइट काफ़ी लॉन्ग होती है। मॉस्किटोज के बारे में हमने देखा कि मॉस्किटोज जो कि DDT रेजिस्टेंस है वो आज भी लीव कर रहे हैं और ऐसे में वो इजीली अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ब्लैक कलर्ड मॉथ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण सारे लाइकेंस जो है वो मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं, काले पड़ रहे हैं। इस वजह से उन लाइकेंस में ये मॉथ जो है वो सर्वाइव करते हैं, जिस वजह से ये भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये कुछ एविडेंसेस है जो कि डार्विन की थ्योरी के साथ मैच करते हैं। मतलब इन चीज़ों से हम बता सकते हैं कि जो डार्विन ने बोला है वो बहुत ही करेक्ट है। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे कुछ फिंचेस को ऑब्जर्व किया और कुछ मंकीज को ऑब्जर्व किया, उस बेसिस पे डार्विन ने ये जो है फैक्ट्स दिए, और इसको बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म के भी साथ हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि डार्विन की थ्योरी कहीं बहुत सारी जगह पे, कई जगहों पे करेक्ट बैठती है। तो इसके अलावा डार्विन की थ्योरी की बहुत सारे ड्रॉबैक है, बहुत सारी चीज़ों को डार्विन की थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल होती है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले ही कंसीडर द माइन्यूट फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन आर नॉट हेरिटेबल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, जबकि ऐसा नहीं है। डार्विन ने बोला कि जो छोटे छोटे फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन होते हैं, बहुत माइन्यूट वेरिएशन होते हैं, वो हेरिटेबल नहीं होते, मतलब वो ट्रांसमिट नहीं होते और उससे इवोल्यूशन भी नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे से छोटा वेरिएशन भी इवोल्यूशन के लिए लीड करता है।
तो दूसरा हम देखते हैं अभी, he does not distinguish between the somatic and germinal variation। तो उन्होंने somatic variation और germinal variation के बीच में डिफरेंस को कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि somatic variation अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, जबकि जो germinal variation है वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, he did not explain about the arrival of the fittest। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया कि जो फिट है वो सर्वाइव करता है, वही अपने कैरेक्टर अगली जनरेशन में लेके जाता है। बट जो न्यू कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जो न्यू ट्रेट डेवलप होते हैं, उसी को बोला जाता है अराइवल ऑफ फिटेस्ट। कुछ नए कैरेक्टर, कुछ नए अडेप्टेबल कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं, वो कहाँ से डेवलप होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने में डार्विन फेल रहे। इसके अलावा ही ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कॉज, ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। इनहेरिटेंस का क्या कॉज है, उसकी क्या ओरिजिन है, वो कहाँ से डेवलप हो रहा है और वो क्यों इनहेरिट होता है, कैसे इनहेरिट होता है, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। साथ ही में उन्होंने वेस्टिगियल ऑर्गन्स के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, फिर भी वो होते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमन में अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो कि हमारे कोई काम का नहीं है, बट स्टिल वो प्रेजेंट है। तो ऐसे वेस्टिगियल ऑर्गन के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट, ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द इंटरमीडिएट्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्पीशीज। जैसे कि हम इन्होंने बोला ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में कि बहुत सारे वेरिएशन जो है, यूजफुल वेरिएशन, वो एक्यूमुलेट होते हैं और नई स्पीशीज फॉर्म होती है। बहुत सारे जनरेशन तक वेरिएशन जमा होते जाते हैं और एक नई स्पीशीज डेवलप होती है। तो अगर ऐसा है तो हमें इंटरमीडिएट बीच वाले भी तो मिलने चाहिए, एक पुराना एंसेस्टर, एक नया ऑर्गेनिज्म, और उनके बीच में वेरिएशन होते गया, एक्यूमुलेट होते गया, फिर ये डेवलप हुआ। मान लो एक हमने बोला जैसे कि एप से ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए, तो एक पुराना एप, आज का ह्यूमन बीइंग, तो इनके बीच में हमें कुछ बीच वाला भी तो दिखना चाहिए, इंटरमीडिएट। तो ऐसे बहुत से एनिमल्स, ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बीच के इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म के बारे में आज भी पता नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गए। इस लेक्चर को आपको अगर अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, तो डेफिनेटली लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।